Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. And in this series, we are studying the law of contract that is known as the Contract Act 1872. And today we are going to start our lecture number 3, and that is the continuation of the lecture number 2. And in the lecture number 2 we have started the interpretation clauses. That was the section number 2, and in the last lecture we studied the section number 2 clause D. Now we will read onward from the D to J, inshallah. So let's see the clause E. Every promise and set of promises forming the consideration for each other is an agreement. इसके बाद ई में बताया गया है कि इकरार क्या होता है. एग्रीमेंट को उर्दू में इकरार कहा जाता है. एग्रीमेंट हर अहद या हर इज्तिमाई अहद जिनमें बाहमी बदल की तश्कील होती हो, इकरारनामा हो सकता है. देखिए, जैसे कि आपको इस डेफिनेशन से ही पता लग रहा है कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस दैट मीन द कॉन्ट्रैक्ट मे कंटेन अ सिंगल प्रॉमिस और इट हैज़ द प्रॉमिसेस फ्रॉम मोर देन वन. तो एक से ज़्यादा प्रॉमिसेस भी हो सकते हैं. फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. कंसिडरेशन हम लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, यानी कि एक दूसरे के लिए बनाए गए बदल. किसी का, जैसे कि आप बाज़ार जाते हैं, किसी शॉपकीपर से कोई शय, कोई कमोडिटी परचेज कर लेते हैं और फिर उसको इन रिस्पॉन्स उसकी प्राइस दे देते हैं. तो अब ख़रीदार के लिए जो कमोडिटी होती है वो एक बदल होती है, जबकि शॉपकीपर के लिए उसकी प्राइस बदल होती है. तो इस तरह से कहा जा रहा है कि जब एक शेयर का एक्सचेंज हो जाता है तो दैट इज नोन एज द एग्रीमेंट. एफ. प्रॉमिस विच फॉर्म्स द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. जी, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है अहूद मुतकाबिला. अहूद मुतकाबिला ऐसे उहूद जो कि उहूद यानी कि अहद की जमा, ऐसे उहूद जो कि एक दूसरे के लिए बाहमी बदल या जुज़वी तौर पर बदल की सूरत में हो, मुतकाबिल होते हैं. यानी कि जहाँ पर प्रॉमिस को प्रॉमिस से एक्सचेंज किया जाता है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं. जैसे कि किसी कमोडिटी को कमोडिटी से एक्सचेंज कर दिया, किसी सर्विस को सर्विस से एक्सचेंज कर दिया. सो प्रोमिसेस विच आर द एक्सचेंज फॉर द प्रोमिसेस. जी. एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज said to be void. That is once again can be the question of MCQ, the question from the multiple choice, the question from the objective type. ये फिर आपके एक ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है कि void एग्रीमेंट को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि वो क्या होता है. void एग्रीमेंट कल अदम इकरारनामे, वो इकरारनामा जो कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल पजीर न हो, कल अदम कहलाएगा. वो तमाम किस्म के एग्रीमेंट्स जिनमें कि कोई लीगल फ्लॉ हो और उनको लीगली इन्फोर्स न किया जा सकता हो, शैल बी नोन एज द वॉइड एग्रीमेंट्स. एच. एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था कि एक एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो वॉइड कहलाएगा. इसी के वाइस वर्सा जो एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ हो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स समझा जाएगा. तो यहाँ पर आपको एक ये फ़र्क भी वाज़े हो गया कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है.
एग्रीमेंट बनने के बाद अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तभी उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, समझा जाएगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इफ एन एग्रीमेंट विच इज लैकिंग द लीगल एस्पेक्ट्स दैट विल नॉट बी known as the contracts. I. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is voidable contract. And हमने यहाँ पर सॉरी एच की जो डेफिनेशन थी उर्दू वाली वो नहीं देखी थी। मुआहदा यानी कि कानूनी तौर पर नाफिज पजीर इकरारनामा मुआहदा कहलाता है। और फिर वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट वो इकरारनामा जो फ़रीक़ैन में से एक या ज़ायद की मर्ज़ी पर कानूनी तौर पर नाफिज किया जा सकता हो मगर दूसरे या दूसरों की मर्ज़ी पर न नाफिज किया जा सकता हो तो वो काबिल अब्ताल कहलाएगा, वॉइड एबल होगा। इसकी मिसाल मैं आपको ये दे दूं कि आपके इस्तेमाल में बहुत सारी यूटिलिटी सर्विसेज हैं। अब यूटिलिटी प्रोवाइडिंग का डिपार्टमेंट एक होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गई, और उसके यूज़र्स बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर आपने पहले ये सीखा था लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में कि सेट ऑफ प्रोमिसेस भी होते हैं, प्रॉमिस एक और एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी सीख लीजिए कि एग्रीमेंट में नंबर ऑफ पार्टीज़ 2 और मोर देन 2 भी हो सकती है। अकेले कोई अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो वैलिड इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट की 2 पार्टीज़ है, बट दैट कैन बी एक्सीड फ्रॉम द 2। एक पार्टी बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है या बहुत सारे लोग एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये समझाया जा रहा है कि जब कोई एक पार्टी, 2 पार्टीज में से कोई एक पार्टी या फिर 2 से ज़ायद पार्टीज हैं, तो उनमें से कोई एक शख्स कॉन्ट्रैक्ट को न चलाना चाहता हो, आगे न बढ़ाना चाहता हो कानूनन, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अपनी मर्जी से वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। और लिहाजा इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल करार दिया गया, मतलब आसानी से इसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। लास्ट जो डेफिनेशन है दैट इज द जे, अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. मुआहदा बातिल, ऐसा मुआहदा जो कानूनी तौर पर नाफिज पजीर न हो सकता हो, साक़ितुल निफाज होने पर बातिल हो जाएगा। जी, ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको कि गवर्नमेंट टाइम के साथ बैन कर देती है, रोक देती है, मना कर देती है। तो अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि जब बनाए गए थे उस वक्त उनकी इजाज़त थी, लेकिन लेटर ऑन गवर्नमेंट ने उनको ख़त्म कर दिया, बैन कर दिया। तो जब उनको बंद किया, सीज किया, रोक दिया, उसी दिन से वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहे। तो जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहेंगे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर वॉइड कहा जाएगा, बातिल कहा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इन लेक्चर्स में आपने डेफिनेशंस को, प्रियम्बल को अच्छे तरीके से समझा होगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में हम सेक्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे, और लेक्चर नंबर 1 और 2 आपने यकीनन देखा होगा, नहीं तो लेक्चर नंबर 2 का लिंक इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस रखें। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में दोबारा मुलाकात होगी। वस्सलाम।